आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लेक्चर नंबर 3 पे हूँ और लेक्चर नंबर 3 पाकिस्तान स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक पूरी मुकम्मल तौर पर बेस करता है हिस्ट्री को। तो कोशिश करें आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से सुनें और फिर इसे रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन बहुत मैटर करती है। हम लोग पढ़ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम के बारे में पढ़ने के लिए, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि हमारे इस्लाम और इस्लामिक वैल्यूज़ के बारे में, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में और उन तमाम चीज़ों के बारे में जिसकी इस्लाम हमें इजाज़त देता है, और उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज का जो लेक्चर है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये वो मुहर्रिकात हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान बनने का मेन रीज़न बने। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया में आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। आप सब जानते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट यानी वहाँ हर मज़हब को जो है वो बेसिकली उन्हें प्रोमिनेंट रखा हुआ है और उन्हें आज़ादी दी हुई है, पर दर हकीकत ऐसा नहीं है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वो पहला जमहूरी मुल्क है पूरी दुनिया में जो आइडियोलॉजी की बिना पर आज़ाद हुआ, आइडियोलॉजी की बिना पर आगे बढ़ा, और आज भी हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं कामयाबी के साथ, वो आइडियोलॉजी की बिना पर ही है। और आप सब जानते हैं कि हमारा नज़रिया इस्लाम वो दो कौमी नज़रिया है जो नज़रिया पाकिस्तान है। तो हम अपने पाकिस्तान के मुतालबे के वो मुहर्रिकात आज डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत से रीज़न्स हैं पाकिस्तान के मुतालबे के, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों के साथ कुछ रीज़न्स जो है वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा मैंने आपको बताया बुक का है, जिसका नाम है राइट डाउन 5 फैक्टर्स दैट लेड टू द डिमांड फॉर पाकिस्तान। यानी वो 5 मुहर्रिकात हमने डिस्कस करने हैं जो पाकिस्तान के मुतालबे का बेसिक रीज़न बने। इस चीज़ का सुनते ही पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आ जाती है वो अगेन वही चीज़ है जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिए की बात हो या फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की बात हो या मुस्लिम लैंग्वेज एंड कल्चर की बात हो, कम्युनल राइट्स या सोशल एनवायरनमेंट की बात हो, ये पांचों रीजंस मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि वी नीड अ सेपरेट स्टेट। आप सबके लिए ये समझना बहुत आसान है कि हम एक मुल्क में रह रहे हैं या हमें सब तमाम फैसिलिटीज़ मिली हुई है, लेकिन जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आप सबको बता चुकी हूँ कि एक आज़ाद मुल्क में, अपने मुल्क में आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सांस लेना एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिसे हम आगे आगे देखेंगे और आपको यकीनन इस चीज़ को सुनकर बहुत इंटरेस्ट पैदा होगा और फिर आप उसे अच्छे से समझेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर आप अपनी मदद आप करेंगे, अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, अपने आपको बेहतरीन स्टूडेंट बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहें, तो फिर आप चीज़ों को अच्छे से समझें, क्योंकि अगर इन्हें समझ के आप अपनी मदद कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स की मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करेगा। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये बेसिकली मेन रीज़न बने इसके हमारे सेपरेशन का, हमारे अलग मुल्क के मुतालबे का। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसा कि मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में आप सबको बता चुकी हूँ कि 1000 साल से ज़ायद मुसलमान इस मुल्क में रह चुके हैं, हुकूमत कर चुके हैं। यानी बरे सगीर में जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, उसमें मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत की है। मोहम्मद बिन कासिम से लेके सुल्तान महमूद गज़नवी तक, मोहम्मद गौरी और फिर द ग्रेट बाबर, और मुकम्मल तौर पर मुगल्स का एक बेहतरीन टाइम टेन्योर जिसे हम सब ने पढ़ा है और जिसे हमने डिफरेंट ड्रामास में, फिल्म में और डिफरेंट चीज़ों में देखा है। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरह से सब कॉन्टिनेंट में यहाँ अपना एक मुकाम रखा हुआ था, लाइक मुस्लिम सल्तनत का। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंटर किया
सब कॉन्टिनेंट में फॉर ट्रेडिंग, तजारत की गर्ज से। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और कब्ज़ा करते करते उन्होंने 1757 में ये बंगाल में एक पॉइंट है प्लासी, प्लासी में जो है वो उन्होंने एक लड़ाई हुई बहुत बड़ी, जिसे जंग प्लासी के नाम से जाना जाता है, और वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी मुकम्मल तौर पर सब कॉन्टिनेंट पर काबू कर गई। अब उसके बाद, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड आपके सामने बना रही हूँ कि क्यों, क्या रीज़न बना कि हमने एक सेपरेट मुल्क के बारे में बात की कि हमारा हक है, तो सबसे पहले तो हमें अपनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री बतानी है ना, कि हम 1000 साल तक यहाँ हुकूमत कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा वो होता है ना, सब कहते हैं कि जी हम क्यों सेपरेट हुए, जब अभी भी कुछ मुसलमान, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं, तो हम क्यों सेपरेट हुए? जी हम इसलिए सेपरेट हुए कि हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी हिस्ट्री है यहाँ इस ज़मीन पर, हमने हुकूमत की हुई है इस ज़मीन पर। तो जब अंग्रेज़ों ने 100 साल हिंदू और मुसलमानों को अच्छे से तंग किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुकम्मल तौर पर जो है वो हर तरह का जुल्म कर दिया, तो फिर बेसिकली 1857 में एक जंग हुई और वो डिफरेंट मुकामात पे डिफरेंट लड़ाइयाँ हुई थी, और उसके बाद हिंदू मुसलमान लीडर्स ने उन्हें लीड किया और फिर कुछ जीते कुछ हारे। खैर उसका हल ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी वापस चली गई और सब कॉन्टिनेंट में यानी बरे सग़ीर में बरतानवी राज कायम हो गया। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब बरतानवी राज के बाद हम आगे बढ़ना शुरू हो गए। आगे बढ़ते बढ़ते हिंदुओं को सीट्स मिल रही हैं, जॉब्स मिल रही हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर जो मेन प्रॉब्लम है वो कहाँ आ रही है? मेन प्रॉब्लम हमें देखने में आ रही है, जो एक बहुत बड़ा रीज़न था वो था मुस्लिम्स का लैक ऑफ एजुकेशन। मुसलमान हमेशा से जो है वो मदरसा सिस्टम और इन साइट्स पे रहे हैं और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है। उस दौर में फिर कुछ पर्सनालिटीज़ आगे आई जो हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उन्होंने किस तरह से हमें आगे लेके गए। बट ये ओवरऑल एक बैकग्राउंड था जो हमने बताया कि एक हमारे मुतालबे का स्ट्रॉन्ग रीज़न था, जो कि है मुसलमानों की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आप सब देख रहे हैं कि ये सारा सिनेरियो चल रहा है और ओवरऑल बहुत अच्छा सिनेरियो चल रहा है। इस सिनेरियो में हुआ क्या कि हिंदुओं ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने इतना ज़्यादा मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया कि उन्होंने फ़िरका वराना फसादात या कम्युनल राइट्स जो हैं इस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दी। बहुत से रीज़न्स थे, लेकिन वो रीज़न्स क्या हैं उनके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो हम चलते हैं अपने बोर्ड नंबर 2 की तरफ। हम आगे हैं अपने सेकंड बोर्ड की तरफ। हम डिस्कस करने वाले हैं मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात। बैकग्राउंड में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ और आहिस्ता आहिस्ता हम उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया 1857 तक जो है वो जंग आज़ादी हुई और उसके बाद मुसलमान एक डायरेक्शन की तरफ चल पड़े। अब उस दौरान हुआ क्या कि फ़िरका वराना फसादात बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए, पर उनके पीछे बहुत सी रीज़न्स थी। उनके पीछे ये रीज़न थी स्टूडेंट्स के हिंदू मुसलमानों से बहुत ज़्यादा जेलस होते थे। बहुत से रीज़न्स थे, क्योंकि मुसलमान अपनी हिस्ट्री की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और दूसरा उर्दू लैंग्वेज को जो है ज़ुबान और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ में उर्दू लैंग्वेज को भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुकाम हासिल था, क्योंकि जो पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट के साथ उर्दू लिखी जा रही थी ना, उसे सरकारी ज़ुबान का ओहदा मिल गया, लाइक वो सरकारी ज़ुबान के तौर पे यूज़ हो रही थी। तो बेसिकली ये दोनों स्क्रिप्ट की वजह से इस पे बहुत इशू हुआ। तो हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। उन्हें गाय की कुर्बानी से रोका जाना शुरू हो गया। उन्हें जहाँ अज़ानें होती थी तो फ़ौरन से जो है वो ढोल बजाना शुरू हो जाते थे, इबादतें नहीं करने दी जाती थी, और हर तरह से प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे थे मुसलमान इस वजह से। रीज़न क्या था कि ये सारे रीज़न्स थे कि बहुत ज़्यादा फ़िरके प्रोमिनेंट हो गए थे उस वक़्त। उस दौर की बहुत हिंदू तंजीमें थीं जिन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। इसके पीछे बहुत से रीज़न्स थे। अच्छा, एक और रीज़न मैं आप लोगों के साथ फ़िरका वराना फसादात का शेयर करूँगी। उस दौर में क्या हुआ, क्योंकि हम लोग आगे देख चुके हैं, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था बेसिक प्रिंसिपल्स का, उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हिंदुओं में जो है कास्ट सिस्टम बहुत था, जिसे हम बोलते हैं वर्णम, जाति वगैरह। तो बेसिकली वो जो जाति वगैरह का इनका सिस्टम था, जिसे हम कास्ट सिस्टम बोल रहे हैं सो कॉल्ड,
हिंदुओं में उसकी 4 कैटेगरीज थी। लाइक सबसे जो एजुकेटेड क्लास मैंने आपसे शेयर किया था वो ब्राह्मण्स थे। इसी तरह इनकी चौथी कैटेगरी का भी एक लोअर क्लास थी, जिसे हम 5वीं कैटेगरी के लोग भी कह सकते हैं, या अनटचेबल लोग जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ था। तो इस वजह से वो जो सबसे निचली इनकी जाति थी, जिसे हम अनटचेबल्स कहते हैं, यानी उन लोगों के साथ हम नहीं कहते हैं, ये हिंदू कहते थे, उनके साथ खाया पिया नहीं जा सकता, उनके साथ अच्छे से नहीं रहा जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, वो वाली क्लास जो है वो उस दौर में लाइक आफ्टर 1857 वो क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। और जैसे ही मुसलमान आगे बेहतर तौर पर सामने आना शुरू हुए, तो वही क्लास जो इनकी अछूत बरादरी थी वो मुसलमान होना शुरू हो गई। बहुत बड़ी तादाद उनकी मुसलमान होने की तरफ आना शुरू हो गई। ये चीज़ें जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उन्होंने क्या किया कि फसादात करना शुरू कर दिए। तो एक ये भी रीज़न था, क्योंकि मुसलमानों को लगा कि हम ऐसी ज़मीन पर कैसे रह सकते हैं जहाँ इतने फसाद हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नहीं, हम क्योंकि एक अलग ईमान वाले लोग हैं, हम अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, हम अमन पसंदी के लोग हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी थी फ़िरका वाराना फसादात या कम्युनल राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुआशरती हालात। अगेन सोशल जो हमारे उस वक़्त का इन्वायरमेंट था वो यही था स्टूडेंट्स, कि हम लोगों को एक अलग मुल्क की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया अभी लिंक करते हुए, कम्युनल राइट्स थी, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, हम लोगों को अच्छे से एजुकेट नहीं किया जा रहा था, हिंदू को आगे लेके जा रहा था, हिंदू बहुत ज़्यादा पढ़ के आगे जा रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट के पेपर्स हों या एग्ज़ाम्स कुछ भी हों, वो मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। मुसलमानों को इनफैक्ट मुसलमानों को डायरेक्शन दिखाने वाला कोई प्रॉपर सोर्स नहीं था स्टूडेंट्स। इसलिए भी मुसलमानों ने जो है वो सोचा कि हमें अब अलग मुल्क हासिल कर लेना चाहिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान का बेसिक जो नाम है, मुतालबा है, वो तो इलामा इकबाल के खुतबे के बाद ही, खुतबा इलाहाबाद के बाद ही सामने आया, और आम ऐलान तो 1940 में हुआ। लेकिन ये वो तमाम रीजंस हैं जो 2 कौमी नज़रिए को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लाइक 2 नेशन थ्योरी को ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि हम एक जैसे नहीं है, हम एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी ध्यान में रखना है कि हमारे रहन सहन, हमारे रस्म व रवाज, हमारा हर चीज़ एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। तो ये एक उस दौर के माशरती हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, जिसकी वजह से मुसलमानों को ज़रूरत थी कि वो एक नया मुल्क हासिल करें। नेक्स्ट पॉइंट है ज़ुबान और सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो एक बहुत बड़ा मेन रोल अदा कर रही थी, क्योंकि उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हो गया था 1867 में। हिंदू कहते थे कि जी हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को ही आगे लेके चलना है। अगेन वही बात जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की, एक्सेंट इशू, राइटिंग इशू। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि हम किस तरह से उसे लिखें, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने उर्दू को आगे, क्योंकि उर्दू उस वक्त नई नई बनी थी, उससे पहले पर्शियन यूज़ होती थी। 1837 में, मैंने आपको बताया 36 और 37 में ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। तो हिंदुओं को ये प्रॉब्लम थी कि हम तादाद में ज़्यादा हैं, हमारी ज़्यादा मानी जानी चाहिए, हमारी चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए, जबकि वो ये भूल गए कि मुसलमान तो सकाफ़त के लिहाज से बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हुए हैं, मुसलमान तो हर लिहाज से बड़े आगे रहे हुए हैं। तो इसलिए मुस्लिम्स को जो है वो अपनी ज़ुबान और सकाफ़त की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, को महफूज रखने के लिए अपने लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा करना था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगेन आ जाता है 2 कौमी नज़रिया, 2 नेशन थ्योरी। चाहे मुजद्दिद अरफ सानी हो या शाह वलीउल्लाह हो, सर सैयद अहमद ख़ान हो या डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल या कायद आज़म, हर किसी ने 2 कौमी नज़रिए की बात की अपनी अपनी तरह से, क्योंकि बरे सगीर में रहने वाली 2 बड़ी कौमें, जिसमें मुसलमान एक अलग शनाख्त रखते हैं, मुसलमान अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, वो दूसरे दर्जे की कौम हिंदुओं के नज़रिए में बनते जा रहे थे। हिंदू खुद तो कास्ट सिस्टम में बट के रह गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें,
हिंदू उस वक़्त तादाद में ज़्यादा थे, इसलिए वो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाते जा रहे थे। हमारे सामने बहुत से बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बहुत कुर्बानियाँ दी, लोगों ने कुर्बानियाँ दी और हम इस जगह तक पहुँचे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अब इस अपने दो कौमी नज़रिए की हिफाजत ना कर सकें? बिल्कुल, क्योंकि हम एक ऐसी कौम है जो अपने अकायद पर बड़ी मजबूती से अमल पैरा होते हैं। हमारे लिए हर इंसान इक्वल है, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, खुतबा हज्जतुल विदा है, क्योंकि वो एक बेहतरीन चार्टर था। आगे और डिटेल में उसे डिस्कस करेंगे, पूरे खुतबे को पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली दो कौमी नज़रिया है वो नज़रिया जिसने मुसलमानों को एक डायरेक्शन दी कि जी सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले हिंदू मुसलमान एक कौम नहीं हो सकते, क्योंकि ना ये शादी ब्याह कर सकते हैं, ना इनके फेस्टिवल्स, ना इनकी कोई भी चीज़ एक दूसरे जैसी नहीं है। और सबसे बढ़कर ये डिवीजन करते हैं चीज़ों को लेके, कैटेगराइज करते हैं लोगों को लेके, और हम ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि हम लोगों के लिए हमारे नबी ने अल्लाह का जो पैगाम हम तक पहुंचाया, तमाम मुसलमान बराबर हैं। तो इसलिए दो कौमी नज़रिया एक बहुत बड़ा रीज़न बना, किसका? जी, मुतालबा पाकिस्तान का। और एक कांग्रेसी वजारतें। अच्छा, कांग्रेसी वजारतें एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है जो वाकई जिसने प्रूफ कर दिया कि जी अब तो पाकिस्तान बन जाना चाहिए। पर कांग्रेसी वजारतें आपको तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक आप इसे थोड़े से बैकग्राउंड के साथ लिंक नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1857 में आप सब जानते हैं कि जंग आज़ादी हुई और उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान यानी सब कॉन्टिनेंट से चली गई और यहाँ आ गया ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के अंडर हर 10 से 15 साल बाद यहाँ एक लॉ आता था और उस लॉ के अंडर उस पे इम्प्लीमेंटेशंस होते थे और पूरे सब कॉन्टिनेंट पे वो लॉ को अप्लाई किया जाता था। इसी तरह जब 20वीं सदी का आगाज़ हुआ तो मुसलमानों को एक ख़बर मिली कि अब रिफॉर्म्स आने वाले हैं, यानी इस्लाहात, यानी बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जाने लगे। तो मुसलमानों ने सर आगा खान की क़यादत में एक अपना डेलीगेशन बुलाया, एक डेपुटेशन बुलाया। उन्होंने उस वक्त जो 20वीं सदी के आगाज़ में जो हमारे यहाँ वॉइसरॉय था सब कॉन्टिनेंट में, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को एक लेटर लिखा। अब जाहिर है डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते थे, तो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू जो है वो लिखा गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने को मैसेज किया कि हम लॉर्ड मिंटो से मिलना चाहते हैं मुसलमान। लॉर्ड मिंटो उस वक्त गए हुए थे गर्मियों की छुट्टियां गुजारने शिमला। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि शिमला जो है वो एक नॉर्दर्न पॉइंट है। लोग नॉर्मली समर वेकेशंस के लिए शिमला, ऊटी वगैरह का रुख करते हैं, वहाँ जाते हैं और गर्मियाँ गुजारते हैं। तो वो वहाँ गए हुए थे छुट्टियाँ गुजारने। तो जो मॉर्ले था, मॉर्ले ने कहा कि सर तो गए मैं छुट्टियाँ गुजारने। तो मुसलमानों ने कहा जी हमें तो बहुत ज़रूरी काम है उनसे। तो फिर जैसे ही मॉर्ले ने लॉर्ड मिंटो से कांटेक्ट किया कि मुसलमान आपसे मिलना चाहते हैं सर, तो उन्होंने कहा ऐसा करो मुसलमानों को शिमला भेज दो। तो इस तरह सर आगा खान की क़यादत में जो वो डेपुटेशन है वो लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला गया। वहाँ गया और फिर बात की कि सर रिफॉर्म्स के लिए हम इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते हैं। ये जो भी डिस्कशन उनकी हुई इन्हें हम फर्दर आगे देखेंगे, लेकिन इन शॉर्ट कहने का मकसद, स्टोरी बताने का मकसद आपको ये है कि जो 1909 में रिफॉर्म्स आ रहे थे, उन रिफॉर्म्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना मुसलमानों का काम था। तो पहले जो रिफॉर्म्स आए वो 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम पे आए। फिर हर 10 साल बाद रिफॉर्म्स आने थे। वेरी नेक्स्ट 10 years नेक्स्ट रिफॉर्म आए, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में। उसके बाद स्टूडेंट्स 29 में नए रिफॉर्म्स आने थे जिसके लिए पूरी तैयारी की गई। पहले कायदे आज़म ने डेली पॉइंट्स दिए, फिर उसके बाद नेहरू ने कहा हम आपके पॉइंट्स को अग्री करते हैं, मैं एक रिपोर्ट बनाता हूँ अंग्रेज़ों के लिए ताकि हम हिंदू मुसलमान अच्छे से आगे चल सकें। उसने नेहरू रिपोर्ट बनाई तो उसमें तो कोई भी चीज़ कायदे आज़म की ऐसी नहीं थी जो उसने ऐड की हो। तो कायदे आज़म ने उसके जवाब में एक 14 नुकाती जो है वो अपना फार्मूला लिखा जिसे हम 14 पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। खैर इन तमाम चीज़ों और डिस्कशंस के वजह से नेक्स्ट रिफॉर्म्स नहीं आए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो इंग्लैंड में स्टार्ट हो गई। स्टूडेंट्स, उस दौरान क्या हुआ, 1935 में 1935, ये डेट आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है।
1935 में पहली मर्तबा बरे सगीर में लाइक भारत में एक एक्ट नाफिज किया गया जिसे एक्ट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, ये वो खुशखबरी थी जो तमाम बरे सगीर के मुसलमानों को मिली, क्योंकि इस एक्ट के ज़रिए मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का हक मिल गया। लाइक मुसलमान मुसलमानों को वोट देंगे और हिंदू हिंदुओं को वोट देंगे। लाइक जो लीडर खड़ा होगा, चाहे वो कांग्रेस से हो, मुस्लिम लीग से हो या किसी भी जमात से हो, अगर वो मुसलमान होगा तो मुसलमानों से वोट देंगे, और अगर वो हिंदू होगा तो हिंदू से वोट देंगे। इसके साथ ही 36-7 में जो इलेक्शंस हुए, मुसलमान बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रहे थे कि अब क्योंकि मुसलमानों ने मुसलमानों को वोट देना है तो मुसलमान जीत जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस टाइम टेन्योर में ये हुआ, कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस बड़ी अच्छी साइड से जीती, क्योंकि उस वक़्त मुस्लिम्स ये भूल गए थे कि मुसलमान खाली मुस्लिम लीग में नहीं है, मुसलमान कांग्रेस में भी हैं। और मुस्लिम बहुत बड़े लीडर अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेसी लीडर थे, और इस तरह बहुत से लीडर्स थे जो मुसलमानों की तरफ से अपने आप को जो है वो प्रोमिनेंट कर रहे थे कांग्रेस में। तो खैर वो रीज़न था कि मुसलमानों ने अपना काम शुरू कर दिया, और ज़्यादा कायदे आज़म ने एक एक कॉर्नर में जाके सबको बताना शुरू कर दिया कि आपकी जमात जो है वो कांग्रेस नहीं है, आपकी जमात मुस्लिम लीग है। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान आगे आए, मुस्लिम मुल्क बने, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात का पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे कायद आज़म ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उनकी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिसका नतीजा हमने 1940 में देखा, जो आगे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात वाला, यानी वो फैक्टर्स जो बेसिक एक बहुत बड़ा रीज़न बने पाकिस्तान बनने का। इन्हें आपने अपने माइंड में रखना है और इन हेडिंग्स को अच्छे से रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स में आता है। मैं साथ साथ आपको गाइड करती जाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस तरह के हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद करने की। तो आज जाते जाते मैं एक अच्छी सी बात आप सबके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप उसे अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और बेहतर तरह से आगे बढ़ें। इंसान किसी भी मज़हब से, किसी भी साइड से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन उसे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी करे ज़िंदगी में वो फ़ी सबीलिल्लाह करे, यानी उसकी किसी से तवक्को ना करे। हम कहते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की किसी से तवक्को करते हैं वहीं शर का आगाज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कुछ करें अल्लाह के लिए करें और किसी के लिए ना करें। तो इस अच्छी बात के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम दोबारा से आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।